सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में ना मतलब कि जितना भी हुआ है, अगर तुम सबको वो आता था बहुत अच्छी बात है, वरना मैं अभी ना मुश्किल से मुश्किल स्टार्टिंग के 10-15 मिनट ना उसी को रिवाइज करा रहा हूँ। उसके बाद ना जो आज की जो क्लास है, देखो भाई ये मान लो आज ना तुम्हारा ये जो मेथड है, 2 मेथड पढ़ने थे हमें, ठीक है। जो पहला मेथड है आज पूरा का पूरा ही खत्म हो जाएगा। जो पहला मेथड है आज पूरा खत्म हो जाएगा, जितनी बातें होंगी ना और एडजस्टमेंट वगैरह ये सब के सब इसी में निपटा देंगे पहले, उसके बाद जाके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो मैंने तुम्हें जो अभी तक बताया ना, सिर्फ एक बात बताई है। पहली बात हमारे पास है कि अगर हमारे पास ओपनिंग कैपिटल नहीं है, ठीक है, तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं, बात समझ आ रही है, जिसको हम बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। और दूसरी बात बोल दूं, अगर हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस शीट नहीं है, मतलब क्लोजिंग कैपिटल नहीं है, तो हम बनाते हैं क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये बातें पता लग गई। उसके बाद क्या होता है भाई, अगर मैं क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दूं, मेरे पास प्रॉफिट आता है। और भी बातें होती हैं ड्राइंग वगैरह को देखते हुए। तो अभी तक ना जो हमें बातें सीखनी थी, देखो पहली बात ना मतलब जो हमें याद रखनी है वो क्या बात है, वो हमारे पास था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। इसमें क्या करना था भाई, हमें एक नॉर्मल सी पहले वही नॉर्मल सा फॉर्मेट है, और करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे तुम्हारा वही पर्टिकुलर और यहाँ पे अमाउंट है। अब सुनो, पहला मेरे पास है क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल का जो अमाउंट है यहाँ पे लिख दो, और तुम्हारे पास जो ड्राइंग होगी ड्राइंग को यहाँ पे ऐड कर दो, जो भी ड्राइंग है उसको कर दो यहाँ पे ऐड, ठीक है। जो अमाउंट होगा यहाँ पे लिख दो, फिर इसमें से माइनस कर दो एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल को माइनस करो इसमें से। भाई एडिशनल कैपिटल तुम जैसे ही माइनस कर देते हो ना, सुनो, जैसे इसमें से जो तुम्हारे पास जो एडिशनल कैपिटल है, अगर इसको माइनस करते हो तो तुम्हारे पास क्या आता भाई, एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड। जो हमारे पास साल के लास्ट में जो हमारे पास एडजस्टेड कैपिटल वो लिखी हुई आती है। अच्छा, यहाँ पे ना एट द एंड के बदले 31 मार्च 2021 ये भी लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है, मतलब कि 31 मार्च की डेट भी लिखी हुई आ सकती है। उसके बाद अगर मैं इसमें से लास्ट माइनस कर दूं ओपनिंग कैपिटल, जो मेरे पास ओपनिंग कैपिटल है, अगर मैं इसको माइनस कर देता हूं इसमें से, तो भाई जो भी हमारे पास बचा हुआ आएगा ना, वो तो या तो हमारे पास नेट प्रॉफिट हो सकता है, मतलब कि नेट प्रॉफिट और लॉस एट द एंड। भाई कैसे पता लगाते हैं हम, अगर यहाँ का बैलेंस, अगर बैलेंस हमारे पास है पॉजिटिव, इसका मतलब हमारे पास ये है नेट प्रॉफिट, इसका मतलब क्या है, ये नेट प्रॉफिट है। और अगर यहाँ का बैलेंस हमारे पास नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये हमारे पास है नेट लॉस। बताओ भाई, ये बातें पता लग रही है, ये तुम्हारी मतलब कि अभी तक का ना जितना हमने पढ़ा है वो सारा। और दूसरी बात अगर मैं लिखवाना चाहूँ ना, देखो पहली बात तो ये लिखवा दी, दूसरी बात अगर मैं लिखवाना चाहूँ तो इसमें ये हो जाता है कि अगर मेरे पास मतलब इफ ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन, इफ ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन, तो क्या करते हैं भाई, देन वी प्रिपेयर ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ये बात तो लग गई, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, ओपनिंग बैलेंस शीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है, ये बात तो लग गई। भाई तीसरी बात मैं बोल दूं कि इसी का जस्ट मतलब इसी से रिलेटेड है, इफ क्लोजिंग कैपिटल इज नॉट गिवन, अगर हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल नहीं दे रखी है तो क्या करते हैं,
देन वी प्रिपेयर क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, क्लोजिंग बैलेंस शीट। भाई ये हमारी लास्ट की सारी बातें, मतलब कि अभी तक हमने जितना पढ़ा ना वो सारा का सारा ये है, इससे आगे हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक, छोटी मोटी हमने पढ़ी है एडजस्टमेंट। ठीक है, देखो अब ना मैं तुम्हें जैसे फाइनल अकाउंट के अंदर जो मैं तुम्हें एडजस्टमेंट बताई है, एक तो पहले वो मतलब कि वो तो तुम्हें आनी चाहिए, लेकिन हम जब सिंगल एंट्री सिस्टम से फॉलो करते हैं ना, तो उस टाइम क्या क्या एडजस्टमेंट आ सकती है वो सारी की सारी एक बार बता रहा हूँ। ठीक है, जो एडजस्टमेंट अभी तक करवा चुका ना वो सारी बता रहा हूँ भाई, इसे तो नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, पता लग रहा है क्या है, ये लिखना है किसी को ना। तो भाई नॉर्मल सी बात होता है कि अगर हमारे पास ओपनिंग कैपिटल नहीं होती है तो हम बनाते हैं ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और अगर हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल नहीं होती तो क्या बनाते हैं, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं। तो सुनो भाई, देखो अब ना हमें जो मतलब कि मैं कुछ तुम्हें एडजस्टमेंट बता रहा हूँ और उसकी जो ट्रीटमेंट होगी वो बताऊंगा। ठीक है, मैं इसमें लिख लो सम इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। सम इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। सुनो भाई, जो हमारे पास पहला है, पहला समझो क्या है, हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ लोन की। हमने जो लोन लिया है ना उसकी बात करते हैं। पहला मेरे पास है ट्रीटमेंट ऑफ लोन टेकन। सुनो भाई, हमने कोई सा लोन लिया होगा उसकी ट्रीटमेंट क्या क्या होती है। ठीक है, इसमें से हमारे पास ना जो पहला केस बन सकता है वो क्या बनेगा, व्हेन लोन इज टेकन अगेन, अगर हमने दोबारा लोन लिया है। देखो अगर मेरे पास ना सिंपल सा लिखा हुआ है, अच्छा मैं समझो पहले लोन लेने का मतलब क्या हो जाता है। लोन अगर हमने लिया तो लायबिलिटी होती है, बस समझ आ रही है। मान के चल लो कि हमें पहले पता नहीं था कि हमने लोन लिया कि नहीं लिया, मान लो पहले हमें क्या पता कि कुछ नहीं पता, सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ना एडजस्टमेंट में लिखा हुआ कि भाई साल के बीच में हमने लोन लिया है, साल के बीच में क्या लिया हमने, लोन लिया है। तो ये जो लिया गया लोन है ना भाई, इस लिए गए लोन की एंट्री हम कर देते हैं। सिंपल क्या करेंगे, जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है ना उसके अंदर इसकी एंट्री कर देंगे। देखो जैसे मान लो साल की शुरुआत हुई तो हमने स्टार्टिंग में कोई लोन लिया नहीं था, लेकिन बाद में ना एडजस्टमेंट के अंदर लिखा हुआ है, जैसे ऐसा होता है ना किराने वाला है, मतलब कि जो दुकानदार है उसने पहले स्टार्टिंग में कोई लोन नहीं लिया लेकिन साल के बीच में उसका बिजनेस थोड़ा अच्छा चलने लग गया। फिर क्या हुआ भाई, हम ना जो जैसे ही लास्ट तक पहुंचे तो उसने एक अकाउंटेंट को बुलाया, बोला भाई मैंने बीच में लोन भी लिया था। वो कह रहा अच्छा, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के वो लायबिलिटी साइड में लिख देगा, ऐसे तो करेगा ना। तो अगर सिंपल सा एडजस्टमेंट के अंदर दे रखा है ना, सिंपल सा लिखा हुआ है कि हाँ भाई लोन हमने साल के बीच में लिया है, तो उसकी क्या एंट्री है। तो देखो पहले मेरे पास व्हेन लोन इज टेकन, व्हेन लोन इज टेकन ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। अगर हमने साल मतलब कि साल के बीच में कहीं पे भी अगर लोन लिया ना तो उसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे। अच्छा भाई देखो पहले इसके ना इसके अंदर दो केस बन सकते हैं। सबसे पहला मेरे पास ये होगा कि इंटरेस्ट का अमाउंट दे रखा है, मतलब इंटरेस्ट का जो रेट है वो दे रखा है, दूसरा इंटरेस्ट का रेट नहीं दे रखा। बस में आ गई। तो पहला मेरे पास क्या आ जाएगा, व्हेन इंटरेस्ट अमाउंट और रेट इज गिवन। जब मेरे पास इंटरेस्ट का अमाउंट है फिर रेट दे रखा है। दूसरे में व्हेन नो इंफॉर्मेशन अबाउट लोन इंटरेस्ट, व्हेन नो इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरेस्ट इज गिवन। सुनो भाई
ये दो केस बन रहे हैं, जब मेरे पास क्या है कि लोन के इंटरेस्ट के बारे में मेरे पास इन्फॉर्मेशन दे रखी है और जब हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी। बताओ भाई, ये बातें पता लग रही है, एक तो दे रखी है, दूसरा नहीं दे रखी है। तो अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास इंटरेस्ट के बारे में अमाउंट जो इन्फॉर्मेशन है वो दे रखी है, तो अमाउंट लिखा होगा या फिर उसका रेट जो परसेंटेज है वो लिखा होगा। तो समझो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने लोन लिया है ना, मान लो एडजस्टमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि लोन लिया है, तो पहली ट्रीटमेंट भाई जो स्टेप फर्स्ट क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो हमने लोन लिया है लोन अमाउंट, उसको हम क्या करेंगे, जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है जिसको क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलते हैं, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, उसके लायबिलिटी साइड में जाके उसकी एंट्री कर देंगे। ये बातें पता लग गई, ये हमारे स्टेप फर्स्ट के अंदर है। उसके बाद क्या करेंगे भाई, अब हम बात करते हैं इसकी, जब मेरे पास क्या है कि इंटरेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। बात समझ आ रही है? देखो, इंटरेस्ट के बारे में या तो उसने रेट दे रखा होगा, बात समझ आ गई, या फिर उसने अमाउंट दे रखा होगा। तो देखो, अमाउंट होगा या रेट होगा, बात तो वही पड़ती है ना। देखो, रेट है तो हम पहले निकाल लेंगे, बात समझ आई। अगर हमारे पास रेट दे रखा होगा ना, उस टाइम हम निकाल लेंगे। और कैसे कैसे करेंगे वो समझो। जैसे मान लो मैं तुमसे ऐसा बोल दूं कि उसने रेट दे रखा है 6% और हमने लोन का अमाउंट लिया 10,000, बात समझ आई। 10,000 हमने लोन लिया है और 6% उसका रेट है, और उसने मान लो 6 महीने के लिए, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। तो भाई इसको सॉल्व कर लेंगे, जो हमारा आंसर आएगा लिख देंगे उसे। अब देखो, जैसे मान लो पहले मैं क्या कि अमाउंट के बारे में बात करता हूँ, व्हेन अमाउंट इज गिवन। भाई जब अमाउंट दे रखा है ना, उस केस में क्या करते हैं, इस अमाउंट को भाई सिंपल सा हम क्या करेंगे, एक नाम लिखेंगे, मतलब कि लायबिलिटी साइड में जो मेरे पास क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के लायबिलिटी साइड में जाकर उसकी एंट्री करेंगे। और भाई एंट्री कैसी होगी वो समझो, हम एंट्री का जो नाम होगा ना वो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। ये बातें पता लग गई, इसमें दिक्कत तो नहीं है भाई, जब अमाउंट मेरे पास दे रखा है। दूसरी बात मेरे पास है कि जो अमाउंट की देखो बात चल रही है, अगर रेट दे रखा है, व्हेन रेट इज गिवन। भाई जब रेट दे रखा होता है ना, हम उसको एग्जांपल से समझते हैं, हम करेंगे सेम चीज करनी है हमें, मतलब कि क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के लायबिलिटी साइड में जाके उसकी एंट्री इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से करनी है। लेकिन भाई हमें कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। कैसे करेंगे कैलकुलेट, मान लो मेरे पास जो लोन का अमाउंट है 10,000 रुपये का है, 10,000, और फिर मान लो 6% है और 6 महीने के लिए मान लो, तो भाई जितने बंद का होगा ना उतना ऊपर रख देना। अगर मान लो पूरे साल का है, अगर पूरे साल का होगा ना तो स्टार्टिंग वाली बैलेंस शीट में भी आ ही जाता है। वैसे हमेशा बीच में लिया है, तो 6 है हमारे पास, ये कट गया 2 से, ये कट गया इससे, तो 3, इससे ये कट गया, तो कितना आ रहा भाई 300। ये जो 300 है ना, इसकी ट्रीटमेंट सेम इसी तरीके से करेंगे। कहाँ करेंगे, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के लायबिलिटी साइड में जाके कर देंगे। ये बात समझ में आ गई भाई, इस बात में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब सुनो, उसके बाद अगर मेरे पास क्या है कि व्हेन नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन अबाउट इंटरेस्ट, भाई व्हेन नो इन्फॉर्मेशन अबाउट इंटरेस्ट इज गिवन। देखो, जब इंटरेस्ट के बारे में कोई सी भी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दे रखी होगी, हम कुछ करेंगे नहीं उसका। नॉर्मल जो लोन का अमाउंट है ना, बस उसे रख दो और ख़त्म कर दो। बात समझ में आई? जो लोन का अमाउंट है सिर्फ उसकी एंट्री कर दो और बाकी सारा छोड़ दो, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। भाई ये पहला वाला क्लियर है सबको? भाई दूसरा हमारे पास है कि व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन लोन। भाई मैंने इंटरेस्ट वाला तो देखो बता रखा है। अब ना सुनो, इंटरेस्ट वाले में ना एक नया केस निकल के आता है कि भाई समझो है क्या क्या। दो बातें हो सकती है भाई इंटरेस्ट वाले के अंदर, व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन लोन। तो भाई इसके अंदर दो बातें आएंगी, जब हम बीच में पेमेंट कर देंगे और दूसरा जब हम बीच में पेमेंट नहीं करते। जैसे मान के चलो लोन हमने ले रखा है, ठीक है, हमने क्या लोन लिया, तो अब ना दो इन्फॉर्मेशन हो सकती है। एक तो लोन के बाद उसने ना बीच में कोई पेमेंट नहीं करी, मान लो कि उसने स्टार्टिंग में लोन ले लिया
ठीक है, लोन पहले से लिखा हुआ है, मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है लोन है हमारे पास, तो अब ना उसने ऐसा किया भाई साल के बीच में उसने पेमेंट कर दी। बात समझ आ रही है? साल के बीच में उसमें मान लो कि 1000 रुपये का लोन था, या फिर मान के 10,000 का लोन था, तो 10,000 रुपये का लोन था, तो इस पर पूरे साल का कितना होना चाहिए? 10% के हिसाब से मान लो 1000 हो जाएगा। तो अब मैं दूसरा बोल दूं कि भाई उसने साल के बीच में ना 5,000 रुपये की पेमेंट कर दी, उसने साल के बीच में 5,000 रुपये की पेमेंट कर दी। भाई इसको कैसे करेंगे, ये तो पता होना चाहिए। अब सुनो भाई, देखो नॉर्मल वाला जिसने पेमेंट नहीं करी है वो तो ये हो जाएगा, जिसने पेमेंट नहीं करी है वो तो नॉर्मली कर देंगे उसको, इंटरेस्ट जो है पूरे साल का लगा दिया। दूसरी बात करते हैं, व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन लोन, तो मान लो हमने साल के शुरुआत में लोन ले रखा था, हमने क्या करा है, साल के शुरुआत में लोन लिया था, हमारी बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखा हुआ है भाई लोन इतने रुपए का है। अब ना मैं तुम्हें इसमें बताता हूँ, जैसे मान लो कि 10,000 का लोन है, ठीक है, और ये ना हमारे पास ओपनिंग है। ओपनिंग का मतलब क्या भाई, मेरे पास 1 अप्रैल को और 2020 मान लो, ठीक, 1 अप्रैल 2020 को हमने लोन लिया था और इसमें लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे भाई, मान के चलो हमने साल के बीच में इसकी पेमेंट कर दी हाफ, तो देखो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो हमने मान लो 1 अक्टूबर को ना इसके 5,000 रुपये की पेमेंट कर दी। बस भाई क्वेश्चन में मान लो लिखा हुआ है कि ऑन 1 अक्टूबर ऑफ 5,000, मतलब लोन अमाउंट ऑफ 5,000 इज पेड, जो लोन का जो अमाउंट था ना उसका 5,000 रुपये की हमने पेमेंट कर दिया। तो क्या करेंगे उसका, भाई मान लो कि हमने क्या किया, 1 अक्टूबर को, पहले अक्टूबर को हमने क्या किया, 5,000 रुपये की पेमेंट कर दी। हमने 5,000 रुपये की पेमेंट कर दी। भाई अब निकालना है हमें इस पर इंटरेस्ट। बस भाई अब सुनो भाई, पूरा साल चला था, मान लो अप्रैल से शुरू हुआ और 31 मार्च तक चला। बस भाई, तो मैं अगर यहाँ से बोल दूँ 1 अक्टूबर, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितने रुपए पे ब्याज लगा होगा, 10,000 रुपये पे। हाँ भाई ये बात पता लग रही है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल जो मेरे पास इंटरेस्ट लगा होगा कितने का होगा, 10,000 का होगा। तो हम पहले यहाँ पे, और भाई रेट मान लो एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है, 10% मान के चलो। तो पहले यहाँ से इसके 6 महीने का कितने पे निकालेंगे, ये 6 महीने हुए ना, सिर्फ 6 महीने का कितना निकालूंगा मैं, 10% और 6 महीने, देखो तो मैं निकालूंगा इसमें 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन में 100, और फिर कितना है भाई 6 अपॉन में 12, 6 महीने का ये आ गया। तो अब क्या है भाई, यहाँ से ये कर रहा है, यहाँ से ये 2 बार में, तो कितना आ गया भाई 500, कितना आ रहा है इसका अमाउंट, 500 रुपये आ गए। अब जो बाकी का ये जो 6 महीने हैं इस पे तो 5,000 रुपये लोन आ रहा है, इस पे कितने पे, 5,000 रुपये। बस भाई स्टार्टिंग के 6 महीने 10,000 रुपये हमने ब्याज दिया है, हमने साल के बीच में 5,000 रुपये की पेमेंट कर दी है, ठीक है। तो अब कितने पे ब्याज जाएगा, जो इंटरेस्ट जाएगा सिर्फ 5,000 पे जाएगा। तो ये जो 5,000 है ना भाई, ऐसे निकाल दो, 5,000 10 6 12, 0 से 0, 0 से 0, ये कटा 2, तो 250 आ रहा है। तो भाई टोटल अमाउंट कितना आ गया, जो मेरे पास टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, ये आ रहा भाई हमारे पास 250। बताओ इन बातों में दिक्कत तो नहीं है। अब 750 है, 750 इन दोनों को ऐड कर दिया है, ठीक है। अब सुनो टोटल कितना आ गया भाई हमारे पास, 750 आ गया। तो ये जो 750 आया है, अब क्या करेंगे भाई, ये जो 750 हमारे पास है इसकी क्या ट्रीटमेंट, नॉर्मल भाई हम जो हमारे पास क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है उसकी लायबिलिटी साइड में जाके इसकी एंट्री करेंगे। तो कहाँ जाएंगे भाई, जो मेरे पास क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के लायबिलिटी साइड में। बताओ अगर इन बातों में किसी को दिक्कत हो भाई बोल दो। ये मान लो सबसे सिंपल चीजें हैं जो मैंने बताई है। उसके बाद ना हम नेक्स्ट जो करेंगे भाई वो हमारे पास है डेप्रीसिएशन। वैसे पहले बता चुका हूँ डेप्रीसिएशन का, फिर एक बार और देख लो क्या क्या चीज़ें हमारे पास। इस साइड का होगा सबका, भाई ये सिर्फ मैंने फर्स्ट बताया लोन के बारे में। लोन के बारे में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है।
अब दूसरी बात करते हैं, दूसरा है हमारे पास डेप्रिसिएशन। तो ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब सुनो भाई, इसमें मेरे पास जो पहला केस है, पहले समझो ट्रीटमेंट मतलब कि जो डेप्रिसिएशन है हम इसका करेंगे क्या, सुन जाओ। जो मेरे पास डेप्रिसिएशन है इसका पहला केस क्या होगा, डेप्रिसिएशन के मतलब देखो डेप्रिसिएशन के अंदर हमें करना क्या होता है, इसका जो अमाउंट है ना तो हमें क्या करना है, जो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, ठीक है, जो मेरे पास क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है इसके तुम्हें जाना है असेट साइड में। जो असेट साइड है उधर जाना है, और भाई इस असेट साइड में ना जाके जिस असेट्स के ऊपर तुमने डेप्रिसिएशन लगाया है उसमें से जाके सिंपल माइनस कर दो। बातें पता लगी। अब देखो तो असेट साइड में जो भी तुम्हारे पास असेट्स होगी गिवन, रिलेटेड असेट्स, उसमें से लेस करके लिख दो डेप्रिसिएशन। और भाई लिख के माइनस कर दो, जो तुम्हारा अमाउंट आएगा लिख देना। ये बात ही पता लग गई भाई, इसमें दिक्कत तो नहीं है। देखो मैं तुम्हें क्या बताया कि जो मेरे पास डेप्रिसिएशन है उसकी ट्रीटमेंट चलती क्या है, इसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि भाई हमने अगर साल के बीच में कोई सी असेट्स खरीद लिए तो क्या होगा। जैसे मान चलो कि हमने क्या कि पूरा मान लो साल चल रहा है, उसके बीच में हमने कोई सी एक असेट्स परचेज कर ली, तो उस टाइम क्या करेंगे, when a new assets is purchased during the year। भाई अगर साल के बीच में हमने कोई सी असेट्स परचेज कर ली ना तो उस टाइम हम क्या करेंगे वो बातें देखते हैं। देखो हमें करना क्या भाई, सबसे पहले मैंने देखा भाई एक ना एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। एग्जांपल में मान लो जो मेरे पास पहले असेट्स थी उसकी वैल्यू थी 1 लाख रुपए, ठीक। फिर हमने क्या किया, 1 अक्टूबर को एक और असेट्स खरीद ली जिसकी वैल्यू है भाई हमारे पास 50,000 रुपये। ये बातें पता लग गई। मेरे पास 1 लाख है और फिर कितनी है 50,000 है। अब क्या करूँगा भाई, देखो इस 1 लाख को, अच्छा ये ना कहाँ पे लिखा होगा, ये लिखा होगा एडजस्टमेंट के अंदर। बातें पता लग रही है। जब भी परचेज की बात आएगी ना ये हमारे पास कहाँ लिखा होगा, एडजस्टमेंट के अंदर लिखा होगा। ये हमेशा ध्यान रखना, एडजस्टमेंट के अंदर ही मिलेगा। तो 1 लाख है, पहले हम इस पे कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन। तो मान लो 10% का रेट मान लो, इस पे जो रेट है 10%, तो इस पे पहले निकालूंगा। देखो पूरे साल का, सुनो एक मिनट, जो मेरे पास 1 लाख की मशीन है इसको तो मैंने पूरे साल यूज़ किया होगा, 1 अप्रैल से लेके पूरे एंड तक यूज़ किया है। इसको सिर्फ मैंने 6 महीने यूज़ किया है। कैसे भाई, मैंने कब खरीदा इसको 1 अक्टूबर, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो इसको मैंने 6 महीने यूज़ किया है। इसका तो पूरा किया ना। तो देखो अगर मैं इस वाले को निकालता हूँ 10% के हिसाब से, ठीक है, तो कितना आ जाएगा भाई 10,000। और अगर इसका निकाल दूँ मैं 10% और कितना आएगा वो 6 महीने का 12, 0 से ये कट रहा है और ये कट गया 2 बार में, तो कितना आ रहा है 2500, तो आ गया 2500। तो भाई इस तरीके से जो तुम्हारा जो पूरे साल का जो होगा ना उसको कर देना है। ये 10,000 प्लस 12,500। पहले इतनी बात पता लगी। तुम क्या करोगे भाई, इसका जो मैंने तुम्हें ऊपर बताया अभी, ये जो है बताया ना ऊपर, ये कर दो। क्या करोगे, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के असेट साइड में जो भी तुम्हारी रिलेटेड असेट्स होगी उसमें से जाके माइनस कर दोगे। ये बात पता लगी। अब सुनो दूसरा, भाई ये जो हमारे पास 1 लाख और ये जो 50,000 है, बस में भाई ये जो मेरे पास है 1 लाख और ये जो है 50,000, भाई इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है 1,50,000। इस 1,50,000 को ना तुम पहले क्या कर दोगे, जो तुम्हारे क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है ना उसमें जाके इसकी एंट्री करोगे। मैंने क्या बोला, देखो 1 लाख पहले से था, हमने साल के बीच में दोबारा एक 50,000 रुपये की असेट्स खरीदी है, तो उस 50,000 को हम लेंगे, ठीक है, और कहाँ एंट्री कर देंगे, उसकी जो बैलेंस शीट है ना उसमें जाके ऐड कर देंगे। देखो 1 लाख था पहले से, ये कहाँ पे लिखा होगा,
ये पहले लिखा हुआ हमारे ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर, हमने 50 का और खरीदा, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर ना 1 लाख और प्लस 50,000 दोनों को ऐड करके लिखना है। बात समझ में आई? इसमें दिक्कत तो नहीं है? तो भाई ये मेरे पास कहाँ आ जाएगा भाई, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अंदर। बताओ भाई, अगर देखो अगर इन सब में भी तुम्हें दिक्कत आती ना भाई, तो मान लो क्या ही बोला जाए, क्योंकि ये नॉर्मल से क्वेश्चन है। उसके बाद भाई हम नेक्स्ट बात करते हैं बैड डेब्ट की, फिर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट की बात करेंगे। अच्छा मुझे बताओ, अगर बैड डेब्ट रिकवर हो गया फिर क्या करेंगे? जैसे मान लो मैंने बोला कि बैड डेब्ट रिकवर हो गया, सुनो नॉर्मल दुकान चल रही है, एक बंदा पहले पैसे लेके भाग गया था, भाई यार लॉस हो गया, ठीक। अब बताओ कोई तुमसे पैसे देने आ गया तो क्या करेगा वो? भाई कुछ नहीं करेगा वो कुछ नहीं करेगा, ठीक। देखो नॉर्मल से एक ना थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओ, वैसे करना चाहे कर भी सकता है, वैसे कुछ नहीं करेगा। उसके पास पैसे आ गए, वो पहले थोड़ी नहीं देख रहा था बैड डेब्ट हो रहा है, बैड डेब्ट रिकवर हो रहा है, पहले थोड़ी देख रहा था, वो तो लेकिन साल के लास्ट में देख रहा है। तो साल में मतलब कि पैसे लेके भाग गया वापस आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा उसे। लेकिन साल के लास्ट में ना अगर एडजस्टमेंट के अंदर कुछ पैसे ऐसा होते हैं भाई बैड डेब्ट हो गया, जैसे मान लो दुकानदार दुकान चला रहा है, ठीक। तो अब एक ना बहुत ही गरीब सा इंसान है जो मरने वाला है, ठीक। चलो मान लो 2 दुकानदार थे, मतलब 2 दुकानदार एक ही है, 2 कस्टमर है उसके। तो एक ना मान लो उसके पैसे लेके ना गाँव भाग गया, ठीक। और जो दूसरा है ना उसके लक्षण थोड़े बिगड़े बिगड़े से लग रहे हैं। जो दूसरा है उसके लक्षण क्या, देखो जो गाँव भाग गया उसका तो बैड डेब्ट हो गया, साल के लास्ट में पता लगा उसे कि भाई ये बंदा मेरे पैसे लेके भाग गया, ठीक। उसके बाद ना फिर क्या हुआ कि एक जो है मतलब कि एक और जो कस्टमर है वो ऐसा है कि भाई वो ना गांव जाने की तैयारी में लग रहा है, वो ना बहुत सारा सामान खरीद के रख रहा है, ठीक है, बहुत सारा इससे सामान ले लिया और ना फुल गांव जाने की तैयारी में लगा हुआ है। तो अब भाई यहाँ पे क्या होगा, उसका लगेगा कि ये बंदा पैसे लेके भागने वाला, मुझे लग रहा है पैसे देगा नहीं। एक तो ये हो गया। दूसरा, उसका एक दोस्त है, उसके दुकान पे आया वो, ठीक है, और बोला कि भाई आज मेरा बर्थडे है, तो बोला क्या करूँ मैं, एक काम कर आज तो 10 किलो आटा दे दे। वो ले गया 10 किलो आटा। उसके बाद में डाउट होगा, अब बेटा प्रोविजन बनाना पड़ेगा। वो उसको अकाउंटेंट से बोलेगा ना, दुकानदार अकाउंटेंट से बोलेगा कि भाई ये मेरा दोस्त है और ना मुझे लग रहा है कि पैसे देगा। अच्छा तेरा दोस्त है, तेरे को लग रहा है पैसे देगा, ये तेरा बन गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। बातें पता लगी? तो इन सब की भी ट्रीटमेंट देखेंगे हम। बात देखो मैं क्या क्या बता रहा हूँ। अब जो हम करेंगे, पहले बैड डेब्ट देखेंगे, दूसरा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, तीसरा दोनों एक साथ देखेंगे। देखो एक क्वेश्चन में सिर्फ बैड डेब्ट लिखा होगा तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी। दूसरा, अगर सिर्फ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट लिखा होगा तो उसकी ट्रीटमेंट देखेंगे। और तीसरा क्वेश्चन मान लो ऐसा है जिसमें दोनों के दोनों एक साथ है, बैड डेब्ट भी है और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट भी है, ठीक है, देखो डाउटफुल डेब्ट भी है। पहले हो गया सबका, उधर वाला हो गया सबका। सुनो तो भाई अब जो हमारे पास है वो है बैड डेब्ट। थर्ड पॉइंट, बैड डेब्ट्स है। भाई समझो बैड डेब्ट की ट्रीटमेंट क्या होगी। ऐसा सुनो, सबसे पहले मेरे पास एक होगा ओपनिंग बैलेंस शीट, दूसरी क्या होगी क्लोजिंग बैलेंस शीट, जिसको हम बोलते हैं ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और दूसरी क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। देखो अपना कॉमन सेंस लगाओ, उसने जो भी इसका जो बैड डेब्ट हुआ होगा वो साल के लास्ट में जो डेटर बचा होगा उसी में से तो माइनस करेगा, क्योंकि उसने जो अकाउंटेंट को बुलाया, कब बुलाया, साल के लास्ट में बुलाया, बोला भाई देख तू मेरा थोड़ा फाइनल अकाउंट बनाता है, मुझे मेरा प्रॉफिट बता। तो वो क्या करेगा, उसके साल के लास्ट में बुलाया ना, तो वो बोलेगा बैड डेब्ट हुआ है इतने का, तेरे कस्टमर पैसे लेके भाग गया। तो बोलेगा अच्छा, तो वो बोलेगा इतने तो देंगे ना, कह रहा हाँ देंगे, लेकिन इसको माइनस करने के बाद। बात समझ में? जो भी क्लोजिंग, देखो जितनी भी ट्रीटमेंट होती है ना वो सारी की सारी क्लोजिंग में होती है। जिसको ना कॉमन सेंस लगाना नहीं आ रहा वो समझो कि जो भी ट्रीटमेंट या फिर जो एडजस्टमेंट होगी सारी कहाँ होगी भाई, जो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है या फिर जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है उसी के अंदर होगी। पता लगी बात? अच्छा कोई भी इस बात पे कंफ्यूज तो नहीं है कि ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है? दोनों सेम बात है, ध्यान रखना, ठीक। तो भाई मेरे पास जो बैड डेब्ट है क्या करेंगे, जो हमारे पास क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, क्लोजिंग
स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, उसमें जाएंगे हम और फिर जाएंगे उसके असेट साइड में। असेट साइड में जाने के बाद हम देखेंगे हमारा सैंड्री डेटर, सैंड्री डेटर में से लेस कर देंगे बैड डेप्ट। ठीक है, जो हमारा सैंड्री डेटर होगा उसमें से बैड डेप्ट करके माइनस कर दो। ये बातें पता लगी, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। उसके बाद सुनो, दूसरा मैं कह रहा हूं मेरे पास है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट है। ठीक है, मेरे पास क्या है दूसरा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। तो जो फोर्थ पॉइंट है वो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स। भाई हमें इसका पहले मतलब पता होना चाहिए। मेरे मन में एक डर है, मेरे मन में क्या एक डर है, मुझे लग रहा है कि बंदा पैसे लेके पक्का भागेगा। मेरे मन में एक डर आ रहा है कि हाँ भाई बंदा पैसे लेके भाग जाएगा। ठीक, तो उस टाइम क्या करूँगा मैं, भाई मैं बना लूँगा एक प्रोविज़न, वो भी किस बात का, डाउटफुल डेप्ट का। एक ऐसा डेटर जिसके ऊपर मेरे को डाउट है कि भाई बंदा पैसे लेके भाग जाएगा मेरे, तो उस टाइम क्या करूँगा, सैंड्री डेटर में से फिर दोबारा माइनस कर दूँगा। सेम ट्रीटमेंट होगी। ठीक है, क्या करूँगा देखो, इसका दोबारा जाऊँगा इसके जो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के असेट साइड, जो मेरा असेट साइड है उसमें जाने के बाद जो मेरा सैंड्री डेटर है, सैंड्री डेटर, उसमें से फिर माइनस कर दो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स। बताओ भाई, ये बातें क्लियर हो गई। अब ना हम जो अगली बात करेंगे, अगर ये दोनों के दोनों एक साथ आ जाए क्वेश्चन के अंदर, फिर क्या करना है। बात समझ भाई, अगर दोनों के दोनों क्या मेरे पास एक साथ आ जाए फिर क्या करेंगे। भाई इस साइड का हो गया सबका, इस साइड वाला। अब सुनो यार, जिसकी आज क्लास छूट रही है ना, बड़ी दिक्कत आने वाली है। अब हमारे पास मान लो एक ऐसा क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन के अंदर मेरे पास प्रोविजन जो बैड डेप्ट है वो, और जो दूसरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, दोनों के दोनों एक साथ है। तो क्या करेंगे, 4 हो गए, 5वां बैड डेप्ट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स। भाई अगर ये दोनों के दोनों एक साथ दे रखे ना, एक तो बैड डेप्ट, दूसरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, अगर दोनों एक साथ है, देखो तुम्हें याद है पहले मैं जब फाइनल अकाउंट करवा रहा था, मैंने क्या बोलता, पहले बैड डेप्ट माइनस करते हैं, बाद में प्रोविजन बनाते हैं। सेम चीज़ करनी है इसमें। ठीक, तो देखो इसमें मैं स्टेप लिखवा दे रहा हूँ। जो स्टेप फर्स्ट है, हम क्या करेंगे, डिडक्ट अमाउंट ऑफ बैड डेप्ट फ्रॉम सैंड्री डेटर और भाई कहाँ का होगा वो, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, ये पहली बात पता लग गई। इसको माइनस करने के बाद ना जो मेरा प्रोविजन का रेट होगा, जो मेरा ऐसा नहीं कि भाई 4%, 2%, 3%, 10% ऐसा होता है ना प्रोविजन का, तो फिर जाके कैलकुलेट करेंगे। भाई ध्यान रखना, देखो बच्चों को ना इसी में दिक्कत आती है। एग्जाम में कभी कभार ना प्रोविजन वाला पहले लिख देते हैं, जो प्रोविजन की जो एडजस्टमेंट है उसको पहले लिख देंगे और बैड डेप्ट बाद में देते हैं। बच्चे यहाँ लुट जाते हैं अच्छे वाले। ध्यान रखना, पहले हमें बैड डेप्ट माइनस करना है, उसके बाद जाके प्रोविजन क्रिएट करना है, वरना दिक्कत आती है। जो स्टेप सेकंड है हमारे पास, उसमें हमें करना है डिडक्ट परसेंटेज ऑफ, जितना परसेंटेज होगा वो,
परसेंटेज ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स फ्रॉम रिमेनिंग। भाई किस में से होगा ये? रिमेनिंग में से, जो बचा हुआ होगा ना ऊपर वाले को माइनस करके जो बचा हुआ उसमें से, फ्रॉम रिमेनिंग सेंड्री डेटर। सेंड्री डेटर भाई जो मेरे पास बचा हुआ सेंड्री डेटर है उसमें से हम क्या कर देंगे? डिडक्ट कर देंगे क्या चीज़? मेरे पास परसेंटेज ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। ये बातें पता लग गई। पहले हमें बैड डेब्ट है उसको माइनस करना है, बैड डेब्ट को माइनस करने के बाद फिर हमें ये कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद जाके जो भी आगे बात होगी। ठीक, अब देखते हैं अगर मेरे पास इक्के दुक्के और होते हैं तो। भाई सुनो, एक टॉपिक और देखते हैं। हम ना प्रॉफिट एंड लॉस को बनाना सीखेंगे, जो हमारे पास है कि इन्हीं सब के बेस पे बातें पता लगी। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना वो बनाना सीखेंगे, और समझो उसके अंदर है क्या। भाई मुश्किल से मुश्किल ना इस पर मैं 2 से 3 मिनट दूंगा और ख़त्म। ठीक है, तो देख जाओ मेरे पास क्या होगा। प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। भाई सुनो, जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, पहले सबको फॉर्मेट पता होगा भाई नॉर्मल। ये हमारा वही है पर्टिकुलर ये रहा अमाउंट। और ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। अब भाई तुम समझना जरा एक चीज देखो, मैं तुम्हें एक भी एंट्री क्या पर्टिकुलर प्रॉफिट लॉस अकाउंट बताओ, बोलना क्या चाहता बोल जाओ भाई। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये वो स्टेटमेंट। अरे क्या चल रहा है, सुनो, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ठीक है, अब सुनो भाई, मैं इसीलिए कह रहा था ये बनाना पता नहीं क्या जरूरी है। समझो, मैंने तुम्हें ना जितनी भी एडजस्टमेंट करवाई नहीं, ये सारी की सारी इन सब की एंट्री क्या होगी। देखो हमें पता है भाई इस साइड मेरे पास क्या आ जाएगा, भाई बाई ग्रॉस प्रॉफिट जो मेरे पास है, जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो इसके अंदर आ जाएगा। और जितने भी होंगे, जैसे मान लो कि मेरे पास हो गया बैड डेब्ट हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, जितने भी चीजें होंगी वो सारे सारे यहाँ आ जाते हैं। और फिर क्या निकालते हैं भाई हम यहाँ पे? टू नेट प्रॉफिट। देखो नेट प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा और नेट लॉस यहाँ पे, बाई नेट लॉस। ये बातें तो पता होंगी नॉर्मल सी। और भाई जो भी मेरे को लिखना है, जैसे मान लो टू बैड डेब्ट हो गया, टू बैड डेब्ट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, और फिर जाके और लिखता हूँ मैं डेप्रिसिएशन। तो देखो भाई जितनी भी ये चीज़ है ना, ये सारी की सारी मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी। तो ये बात तो नॉर्मल सी पता है सबको, बस फॉर्मेलिटी के लिए बनाना जरूरी है भाई। ताकि तुम्हें लगे कि यहाँ पे बैलेंस, मतलब कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ जाए हमें तो उसको बना पाएंगे इसके अंदर। इतनी बातें पता लग गई। अब ना भाई हम करते हैं एक बार क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 6 देख लो, उसके अंदर समझो क्या क्या चीज़ है। छाप लो, पहले से छाप लो। थोड़ा स्पीड में छाप जाओ भाई, तो रिकॉर्डिंग चलती रहेगी, वैसे भी रोकना नहीं है। हाँ
फिर वो है ना मेहनत लगती है एडिट करने में।